जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देश की राजनीति में अलग अलग क्षेत्रीय दलों के बड़े बड़े नेताओं द्वारा 2-3 दिन के अंदर बहुत बड़े संकेतक मिल रहे हैं और ये संकेतक ये हम लोगों को सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि वास्तविकता में देश की राजनीति में हो क्या रहा है, और इसका विश्लेषण आज करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न तो ये कि क्या टीएमसी टूटने वाली है। देखिए, अभी तक तो गोदी मीडिया और सोशल मीडिया ये फैला रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस टूटने वाली है, शरद पवार की एनसीपी टूटने वाली है, उनके मारो पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। ये खबरें तो उड़ रही हैं, कितनी सच्चाई है नहीं पता। लेकिन पिछले 2-3 दिनों के अंदर उमर अब्दुल्ला का जो स्टेटमेंट आया है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं उनका स्टेटमेंट आया है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का जो स्टेटमेंट आया है, और तीसरा जो डेवलपमेंट हुआ है कि आजम खान उत्तर प्रदेश के कद्दावर मुस्लिम नेता, उन्होंने जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के बारे में प्रश्न उठाया है, उससे हम लोगों को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि देश की राजनीति आखिर किस दिशा में जा रही है और इनका मतलब क्या है। ये जो इंडिकेटर्स हैं ये क्या बता रहे हैं और क्या टीएमसी टूटने वाली है। देखिए, पहली बात तो ये, उमर अब्दुल्ला अपने बलबूते पर जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने हैं, लेकिन वहां पे जिस प्रकार से लेफ्टिनेंट गवर्नर को बहुत ज्यादा पावर्स दी गई है, उमर अब्दुल्ला को यह पता है, इसीलिए संभवतः जबकि उन्होंने इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के साथ मिलकर जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव लड़ा था, लेकिन अभी तक उन्होंने कांग्रेस को सरकार में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि अपने बलबूते पे उन्होंने सरकार बनाई और चला रहे हैं। तो पहले तो कश्मीर से शुरू करते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि ईवीएम पे प्रश्न उठाना बिल्कुल बेकार है, और ईवीएम पे प्रश्न उठाने का मतलब यह है कि कांग्रेस को चुनाव लड़ना नहीं आता। यह उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट है। उमर अब्दुल्ला मेरे ख्याल से उनकी यह मजबूरी है, वो जानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी जैसी केंद्र सरकार में बैठी हुई पार्टी, जिनके लेफ्टिनेंट गवर्नर भी वहां बैठे हुए हैं, उनसे पंगा लेना झारखंड के हेमंत सोरेन के लिए तो संभव होगा, महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार के लिए संभव होगा, लेकिन उमर अब्दुल्ला के लिए संभव नहीं है, जिनके पिताजी को, उनको, उनके परिवार वालों को बार बार नजरबंद किया गया और जेल के अंदर रखा गया। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खुलकर सामने आए तो उनका वही हाल होगा जो महबूबा मुफ्ती का हुआ कश्मीर के अंदर। महबूबा मुफ्ती भारतीय जनता पार्टी के प्रपंच में फंस गई, उनके दांव में फंस गई, और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली और मुख्यमंत्री बन गई। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनके नीचे से, पैर के नीचे से दरी खींच ली, और अब वो महबूबा मुफ्ती जो एक बड़ी प्रबल दावेदार थी कश्मीर की राजनीति की, आज वो करीब करीब उनकी राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने ध्वस्त कर दिया। तो आखिर उमर अब्दुल्ला ने ये क्यों कहा कि ईवीएम पे प्रश्न उठाना अनुचित है और ईवीएम में कोई बेईमानी नहीं होती। तो पहले कश्मीर की बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है शायद उमर अब्दुल्ला ने यह समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी से पंगा लेकर सरकार चलाना उनके लिए संभव नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने पंगा लिया था दिल्ली के अंदर, और दिल्ली सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार की करीब करीब एक जैसी स्थिति है। वहां भी लेफ्टिनेंट गवर्नर भारतीय जनता पार्टी का है और दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अरविंद केजरीवाल ने पंगा लिया, जेल रहे, मनीष सिसोदिया जेल रहे, संजय सिंह जेल रहे, सत्येंद्र जैन जेल रहे, बहुत सारे लोग जेल रहे। और शायद उमर अब्दुल्ला तो पहले ही बहुत सारे नजरबंद हो चुके हैं, जेल रह चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जोखिम उठाना उचित नहीं है। सरकार हमारी बन गई है, बहुमत हमें मिल गया है, और नए कानून के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी कुछ सभासद, कुछ विधायक मनोनीत करने का अधिकार मिल गया है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस दिन चाहेगी उनकी सरकार को गिरा देगी, और वो सरकार से उतरना नहीं चाहते,
तो उन्होंने एक समझौतावादी नीति स्थापित की और उन्होंने कहा ठीक है, हम एक प्रकार से इंडिया गठबंधन का जो आज के तारीख में एक नैरेटिव है जिसपे देश की जनता विश्वास करती है, उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा ईवीएम पे प्रश्न मत उठाओ। तो मेरे ख्याल से उमर अब्दुल्ला ने अपनी चीफ मिनिस्टरशिप को बचाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव किया है, क्योंकि सिद्धांत और नेतागिरी आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल के शासन को अगर देखा जाए, दोनों को साथ लेके चलना शायद उमर अब्दुल्ला का लगा कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए उन्होंने ईवीएम पे प्रश्न उठाया। इसके बाद क्या मैंने कहा कि क्या वेस्ट बंगाल के अंदर टीएमसी टूटने वाली है, क्योंकि देखिए दो, एक है राजनीति और एक है मजबूरी। राजनीति और मजबूरी के बीच में अगर संघर्ष हो जाए तो राजनीति जीतेगी या मजबूरी जीतेगी। वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी एक कद्दावर नेता है, बड़ी नेता है। ममता बनर्जी को यह भी पता है कि वो सत्ता में अगर आई हैं तो उन्होंने कांग्रेस को और लेफ्ट को डिस्प्लेस किया है, उन्हें हटाया है और उनकी जगह पे आके बैठी है। और आज के तारीख में वेस्ट बंगाल के अंदर जो मुख्य लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में है। यह भी बात बिल्कुल सही है कि वहां पे करीब 27-28% जो मुसलमान वोट है आज के तारीख में, उसने वाम को और कांग्रेस को छोड़ के पूरी तरह से ममता बनर्जी का हाथ पकड़ लिया है। और उसके अलावा भी ममता बनर्जी का अपना एक वोट बैंक है, तो वो वहां पे भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में शिकस्त दे रही। तो ये उनकी मजबूरी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी दिखाई न दें, क्योंकि जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी दिखाई देंगी उस दिन ये वोट बैंक जो कि कांग्रेस और वाम को छोड़कर टीएमसी के साथ आया है वो अलग हो जाएगा। तो ये तो है पॉलिटिक्स। जो ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स करना और राजनीति में रहना और वेस्ट बंगाल में रिलेवेंट बने रहना उनके लिए आवश्यक है, क्योंकि अगर स्पेस ये छोड़ दिया उन्होंने और भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबैयां की तो वामपंथ और कांग्रेस वहां बिल्कुल मुस्तैद बैठे हुए हैं, किसी प्रकार से उस स्पेस पे कब्जा कर लेंगे और टीएमसी फिर खत्म हो जाएगी, जैसे वाम खत्म हो गया और कांग्रेस खत्म हो गई। लेकिन दूसरी तरफ उनके भतीजे जो अभिषेक बनर्जी हैं, बहुत दिनों से उन पे ईडी की इंक्वायरी चल रही है, उनकी पत्नी पे ईडी की इंक्वायरी चल रही है। यह आरोप है कि उनकी पत्नी ने कुछ बहुत मोटा अमाउंट जो है वो विदेशी उसमें भेजा है और उस अकाउंट्स को ईडी ने पकड़ लिया है और ईडी ने उनको दबाव उसी प्रकार से बनाया है। कहा जा रहा है कि जैसे अशोक चव्हाण पे बनाया गया, जैसे एकनाथ शिंदे पे बनाया गया, जैसे अजीत पवार पे बनाया गया, जैसे शुभेंदु अधिकारी पे बनाया गया, उसी प्रकार का दबाव अब अभिषेक बनर्जी पे बनाया जा रहा है कि तुम्हारी बेटा राजनीति तो हम कर देंगे खत्म और तुम्हें न केवल अंदर करेंगे, हमारे पास सब्सटेंशियल प्रूफ्स है कि तुमने गड़बड़ी की है और ईडी की इंक्वायरी चली रही है, तो जेल में भी रहोगे। और उसके बाद तो अब ये संघर्ष है अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बीच में। ममता बनर्जी ऐसी नेता हैं जिनकी मजबूरी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पास न जाएं, जिससे उनका वोट बैंक छिटक ना जाए, और अभिषेक बनर्जी की मजबूरी है कि वो भारतीय जनता पार्टी से दुश्मनी न ले, वरना उनकी राजनीति और उनका जीवन काल अपनी पत्नी के साथ अगर आरोप सही पाए गए तो जेल के अंदर बीत सकता है। तो एक अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बीच का जो संघर्ष है, जो एक राजनीति का और सर्वाइवल के बीच का संघर्ष है, मेरे को लगता है वेस्ट बंगाल के अंदर वो सामने आ रहा है। अब असली मुद्दा यह है कि ईवीएम पे जो उमर अब्दुल्ला ने कहा और जो अभिषेक बनर्जी ने कहा, इसके पीछे तथ्य क्या है। देखिए, ये क्या उमर अब्दुल्ला ने और अभिषेक बनर्जी ने नहीं देखा, क्या नहीं देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बाई इलेक्शंस हुए वहां पे किस प्रकार से खुलेआम, या क्या ये लोकतंत्र के लिए उचित है कि पुलिस ऑफिसर्स बंदूकें तान कर महिलाओं को वोट डालने से रोकें और धमकी दें कि घर से मत बाहर निकलो। क्या ये अभिषेक बनर्जी ने नहीं देखा कि किस प्रकार से चुनाव आयोग ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को, यहां तक कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को भी धार्मिक विद्वेष फैलाने की खुली छूट दे दी, जो कि चुनावी प्रक्रिया में अनुमन्य नहीं है। और दूसरी तरफ उन्होंने, इंडिया गठबंधन के उद्धव ठाकरे ने अगर अपने एक गीत के अंदर जय भवानी का बात कही तो उसको रोक दिया गया। तो ये जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव आयोग ने नहीं दी, ये भी बेईमानी के अंदर आती है। क्या इसे अभिषेक बनर्जी और उमर अब्दुल्ला ने नहीं देखा? क्या उन्होंने ये भी नहीं देखा कि दिल्ली के अगर
अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप लगाया किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं और घर जाके लोगों से पूछ रहे हैं कि पिछले चुनाव में तुमने किसको वोट दिया है, और जब पता चला कि आम आदमी पार्टी ने वोट दिया तो ऐसे लोग जिनका परमानेंट मकान है, जो उस मकान को छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते, उनके वोट से वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए। क्या इसको ये बेईमानी नहीं मानते? क्या ये भी सही बात नहीं है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ले लिया है कि अगर एक अमाउंट नंबर 2 नंबर 3 के कैंडिडेट जो चुनाव नहीं जीते हैं, अगर वो पैसा जमा कराए चुनाव आयोग के पास, तो चुनाव आयोग को ईवीएम और वीवीपैट के बीच के दोनों जो वोट पोल्ड हैं उनके बीच में सामंजस्य और उनकी मिलान करने की आवश्यकता होगी। जबकि हरियाणा के अंदर पैसे जमा कराए गए और ऐसी कोई बात नहीं कराई गई। महाराष्ट्र के अंदर भी पैसे जमा कराए गए, काफी मोटा अमाउंट जमा कराया गया, लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग, तो ये जो पक्षपातपूर्ण रवैया है, क्या ये बेईमानी के अंतर्गत नहीं आता है? इसके अलावा जब चुनाव आयोग से पूछा गया कि भाई ये फॉर्म 17C होता है, जब हर पोलिंग बूथ के अंदर चुनाव अधिकारी और पोलिंग एजेंट उस पर दस्तखत कर देते हैं और रात को 11:30 बजे आप बताते हैं, चुनाव आयोग बताता है इतने % वोट पोल हुए। पहले बताया जाता था कितने एक्चुअल नंबर वोट पोल हुए, अब बताया जाता है कितने % वोट पोल हुए। तो उसके 24 घंटे के बाद और 36 घंटे के बाद वो नंबर बढ़ कैसे जाता है? अब इसका जवाब देना चाहिए। भाई बेईमानी जरूरी नहीं कि हो, लेकिन चुनाव आयोग को यह जवाब तो देना चाहिए कि इतना ज्यादा 6-7%, 10% का अंतर हो जाना ये कैसे संभव है? ये भी कहा जाता है जो बताया गया, और ये चुनाव आयोग अगर पक्षपातपूर्ण नहीं है, अगर वो निष्पक्ष है, तो ये भी बताया जाना चाहिए कि पूरे 5 बजे तक जो वोट पोल होते हैं और जो एक पोलिंग बूथ के अंदर वोट डालने में टाइम लगता है, उसके अनुसार जितने वोट पड़ते हैं वो तो नेचुरल नॉर्मल पड़ते हैं, लेकिन 5 बजे के बाद जबकि केवल ऐसे लोगों का वोट पड़ सकता है जो लाइन में लग गए हों, वो अचानक पोलिंग % बढ़ कैसे जाता है? और भीषण रूप से बढ़ता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इतने ज्यादा वोट 1 घंटे के अंदर पड़ जाना संभव ही नहीं है, बिकॉज एवरी वोटर टेक्स अराउंड 45 सेकेंड्स। तो अगर ये चीज, अच्छा फिर ये भी अगर प्रश्न उठता है कि भाई जो वहां पे बैटरीज हैं, उन बैटरीज के अंदर कुछ 50-60% चार्ज हैं और 50-60% चार्ज हैं, वो तो अपोजिशन कैंडिडेट जीतता है, और जहां पे 99% चार्ज है वहां बीजेपी जीतती है। तो अगर निष्पक्ष है चुनाव आयोग, जिसको होना चाहिए, तो जितने भी प्रश्न हैं उनका वीरतापूर्वक जवाब देना चाहिए। और अगर महाराष्ट्र के गांव वाले अगर ये कहते हैं कि हम एक खेल खेलना चाहते हैं और अपने गांव के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि हमारे गांव के अंदर जो दिखाया जा रहा है कि वोट पड़े हैं वो संभव ही नहीं है, जबकि वहां पे एनसीपी शरद पवार का कैंडिडेट जीता है, लेकिन इसके बावजूद अगर चुनाव आयोग और सरकार उस पे पुलिस भेज के धारा लगा के और वहां पे बैलेट पेपर से रोकती है, तो ये कौन सा लोकतांत्रिक पूर्ण रवैया है? लेकिन इस सब चीजों के तथ्यों के जानते हुए भी, और जबकि हिंदुस्तान की जनता आज की तारीख में खुद ठगा सा महसूस कर रही है कि जब हमने वोट अपोजिशन को दिया है, महाविकास आघाड़ी को या कांग्रेस को दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री कैसे हो सकती है? तो ऐसे समय में उमर अब्दुल्ला और अभिषेक बनर्जी का ये स्टेटमेंट देना, उमर अब्दुल्ला का इसलिए कि शायद वो पीसफुली उन्हें सरकार चलाने का मौका मिल जाए, अवसर मिल जाए, और शायद अभिषेक बनर्जी का कि शायद उनको ईडी की इंक्वायरी जो है छूट जाए, जैसे बाकी जो भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन में लोग गए वो छूट गए। तो अभिषेक बनर्जी शायद ममता बनर्जी से अलग दिशा ले रहे हैं। अब ये देखना होगा कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बीच का जो, लेकिन जैसे उन्होंने कहा उमर अब्दुल्ला ने और जैसे कहा अभिषेक बनर्जी ने कि भाई हम तो चुनाव जीते हैं, हम तो ईवीएम के माध्यम से जीते हैं, ये भी देखिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है, जो आपको जब आपके हाथ में मशीनरी हो और जब आपके हाथ में ईवीएम हो। देखिए हरियाणा के अंदर 3 कैंडिडेट कांग्रेस के जीते हैं जो मुसलमान हैं। अच्छा, उनके यहाँ 50-50, 60-60 हजार की लीड से कांग्रेस कैंडिडेट जीता है। यही वेस्ट बंगाल के अंदर हुआ है, जहां मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं, वहां पे टीएमसी के कैंडिडेट को बहुत अच्छी तरह से जिताया गया है। यही महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये वाला नैरेटिव चुनाव आयोग और ईवीएम के माध्यम से सिद्ध करने में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिल जाती है कि भैया जहां मुस्लिम मेजोरिटी है वहां पे तो अपोजिशन जीतता है और जहां हिंदू मेजोरिटी है वहां पे भारतीय जनता पार्टी जीतती है। ये बात कश्मीर वैली के लिए भी सिद्ध होती है और जम्मू के लिए भी सिद्ध होती है और वेस्ट बंगाल के अंदर भी सिद्ध होती है और हरियाणा के अंदर भी जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं
वहां भी कांग्रेस को बड़ी लंबी लीड से जिताने से सिद्ध होती हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना नैरेटिव बनाने में उनको सफलता मिलती है, जिससे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान का नैरेटिव वो फैला सके। अच्छा, इसके बाद जो तीसरी खबर है कि आजम खान ने एक स्टेटमेंट दिया है जो समाजवादी पार्टी की कार्यप्रणाली, उन्होंने प्रश्न उठाया, जबकि बहुत पुराने नेता समाजवादी पार्टी के हैं और मुलायम सिंह यादव उनको बहुत ज्यादा सम्मान भी देते थे, लेकिन बीच बीच में हवा उड़ती थी अखिलेश यादव से, शायद उनके संबंध उतने अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो अब ये भी नहीं समझ में आया कि आजम खान, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा अटैकिंग पॉइंट था जिसपे वो समाजवादी पार्टी को अटैक करते थे, वो आजम खान थे। तो आजम खान अगर समाजवादी पार्टी से रुष्ट है और अलग होने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जो एक पंचिंग बैग था, वो पंचिंग बैग सामने से हट जाएगा। तो आजम खान का समाजवादी पार्टी का छोड़ना या उनसे रुष्ट होना भारतीय जनता पार्टी को कैसे फायदा पहुंचाएगा, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। क्योंकि आज के तारीख में अखिलेश यादव ये जानते हैं कि जो मेजॉरिटी वोट है, जो पीडीए का वोट है, जो ओबीसी का वोट है, जो शेड्यूल ट्राइब का वोट है, वो ज्यादा क्रूशल है। क्योंकि जिस देश के अंदर और जिस प्रदेश के अंदर 85% हिंदू रहते हो, वहां पे 15% अल्पसंख्यकों के आधार पे और बिना किसी दूसरे समाज के उनके साथ जुड़कर आप चुनाव नहीं जीत सकते। जैसे बहन मायावती ने भी ये बाद में समझ लिया था, केवल दलितों के वोट 23-24% से वो चुनाव नहीं जीत सकती, इसलिए उन्होंने सवर्ण समाज को और मुसलमानों को अपने साथ लिया था। तो ये तीनों घटनाओं से मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है, अभी तो उमर अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट ईवीएम के पक्ष में दिया है, अभिषेक बनर्जी ने दिया है, और भी हो सकता है इंडिया गठबंधन के 2-4 लोग इस प्रकार का स्टेटमेंट दे और जो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है उसको सपोर्ट करने का प्रयास करें। लेकिन इसके साथ जब डिस्ट्रेस आता है, जब चैलेंज आता है, उसी समय अपने पॉइंट को सिद्ध करने का मौका मिलता है कि अगर अभिषेक बनर्जी वो सेकुलर लाइन छोड़ रहे हैं, उमर अब्दुल्ला अपनी सेकुलर लाइन छोड़ रहे हैं और आजम खान अपनी सेकुलर लाइन छोड़ रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए, प्रियंका गांधी के लिए एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे इंदिरा गांधी ने 1979 में उपयोग किया था और बेलछी चली गई थी और 1980 के इलेक्शन को स्वीप किया था, उसी प्रकार से अगर इस अवसर का उपयोग नहीं किया गया तो अभी बहुत सारे इंडिया गठबंधन के लोग ईवीएम के पक्ष में बात कर सकते हैं और कांग्रेस पे प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं। लेकिन अगर आज जनता की सहानुभूति है, सेकुलरिज्म चाहती है, देश के अंदर एकता अखंडता के लिए धार्मिक प्रेम और मोहब्बत चाहती है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आगे बढ़ के इस अवसर का फायदा नहीं उठाते तो मेरे ख्याल से बीजेपी का नैरेटिव पूरी तरह सफल हो जाएगा। अगर फायदा उठाते हैं तो जैसे कामराज नाडर ने बिल्कुल कांग्रेस को साफ कर दिया था और बड़े बड़े नेताओं को अलग करके इंदिरा गांधी ने इलेक्शन को स्वीप किया था, उसी प्रकार का अवसर आज की तारीख में है। लेकिन अब देखते हैं कि इंडिया गठबंधन का कौन सा नया नेता ईवीएम के पक्ष में और में स्टेटमेंट देता है, कांग्रेस के विरोध में स्टेटमेंट देता है, और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इस अवसर का फायदा उठाने के लिए क्या करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।